ठीक है। तो हमारे जावा में जो एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, तो उसमें हर एक के रोल ना डिफाइंड है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस चीज़ के लिए। अभी तक हमने खाली एक ही एलिमेंट देखा है और वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल का काम क्या था? खाली डेटा स्टोर करके रखना। अब वो कौन सा डेटा स्टोर करेगा वो भी डिफाइंड है, कितने साइज़ में स्टोर करेगा वो भी डिफाइंड है। अब दूसरा जो एलिमेंट है हमारा, फिर उसके टाइप्स आते हैं तीन अलग अलग। अब वो हमने सारा पढ़ लिया है, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। अब दूसरी चीज़ आती है एलिमेंट में मेथड्स। तो खाली जावा में बिजनेस लॉजिक। अब बिजनेस लॉजिक जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कोई भी ऐसा टास्क जो हमको रेपिटेटिव करना है या जिससे हमारा पैसा आ रहा है। कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो वो होती क्या है? अब अगर स्विगी है तो स्विगी में मुझे रेपिटेटिव टास्क क्या करना है जिससे पैसा आएगा? कि कोई भी अगर बोलेगा कि यार मुझे इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर बुक कर दो मेरा, तो मुझे वो ऑर्डर बुक करना है, लेना है, टीवी में स्टोर करना है, राइडर को नोटिफाई करना है, रेस्टोरेंट को नोटिफाई करना है और क्लाइंट को भी नोटिफाई करना है। तो ये जो टास्क है नोटिफाई करने वाला, इसमें क्लाइंट बदलते रहेंगे जिसको नोटिफाई करना है, रेस्टोरेंट बदलते रहेंगे, डिलीवरी पार्टनर बदलते रहेंगे, लेकिन लॉजिक तो सेम ही है ना बिजनेस पीछे। कि कोई ऑर्डर दे रहा है, अब कोई वो चेंज होता रहेगा। एक्स ऑर्डर दे रहा है, वैल्यू चेंज करते रहो। वाई रेस्टोरेंट के लिए वाई चेंज करते रहो। और जेड बनता है डिलीवरी वाला, वो चेंज करते रहो। तब ये तीनों चीज़ वेरिएबल्स हैं, ये तीनों चेंज हो सकते हैं लेकिन काम तो सेम है, ऑर्डर लेना है और ऑर्डर देना है। तो जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जैसे हमारा धंधा आएगा, जो कुछ भी काम हम बनाएंगे, तो उसे बिजनेस लॉजिक कहते हैं। और खाली पूरी जावा के अंदर मेथड्स हैं जहाँ पे आप बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। उसके अलावा वेरिएबल्स में तो कुछ नहीं कर सकते, डेटा स्टोर होगा। जावा के जो मेथड्स हैं उसमें लिख सकते हो, क्योंकि आप एक मेथड को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो। जब हम कंस्ट्रक्टर में जाएंगे, कंस्ट्रक्टर खाली इनिशियलाइज करने के लिए होता है इंस्टेंस वेरिएबल। और जो ब्लॉक्स हैं वो भी सेम काम के लिए, बट कंस्ट्रक्टर डायनामिकली इनिशियलाइज करता है, ब्लॉक्स हमारा स्टैटिकली इनिशियलाइज करता है, मतलब वो हार्ड कोड कर देता है चीज़ों को। तो ये डिफरेंस होता है। तो कुछ भी लिखना है अपने को तो मेथड के अंदर ही लिखना है। हमारा अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी देखोगे, जो जहाँ से भी हमने अभी तक शुरू किया हुआ है, तो मेन भी ये मेथड है। हम रन कर रहे हैं ना, कहीं बाहर तो कुछ नहीं रन किया हमने। तो मेथड के अंदर से ही शुरू होती है एग्जीक्यूशन, और मेथड के अंदर ही अंदर एग्जीक्यूशन होती रहेगी। मेथड के बाहर कोई एग्जीक्यूशन होती नहीं है। बिजनेस लॉजिक की वैसे एग्जीक्यूशन होगी, कंस्ट्रक्टर में भी होगी, इंस्टेंस ब्लॉक्स स्टैटिक ब्लॉक्स में भी होगी। बट जो रेपिटेटिव होते हैं वो खाली बिजनेस, आप रेपिटेटिव कॉल्स खाली मेथड को कर सकते हो। तो उसकी जो भी बिजनेस लॉजिक लिखोगे मेथड के अंदर लिखोगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम होती है। इंपॉर्टेंट तो पाँचों ही है क्योंकि बेसिक है, पर उसमें से भी ये वेरिएबल्स एंड मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? इनसाइड द क्लासेस डायरेक्टली रिटन राइटिंग द बिजनेस लॉजिक्स आर नॉट अलाउड। अगर मैं इस लाइन का क्या स्टेटमेंट है कि अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल लिखा था ना, ये कौन सा एरिया है? इंस्टेंस एरिया ही वाला। जो भी स्टैटिक के बाहर है इंस्टेंस एरिया है वो। तो ये मेथड अगर मैं हटा दूँ तो ये सारा फिलहाल इंस्टेंस एरिया है। अगर मैं यहाँ पे कल, अगर मैं जो हमने जो पढ़ाई करी थी तो उसमें था, अगर मैं यहाँ पे एक इंट वैल्यू लेता हूँ तो ये कौन सा वेरिएबल है? कौन सा है? इंस्टेंस वेरिएबल है, बिल्कुल सही। और मैं इसी वेरिएबल को अगर यहाँ पे इंट वैल्यू की जगह इंट की कर दूँ और यहाँ पे स्टैटिक लगा दूँ तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा कन्वर्ट? तो ये स्टैटिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। एक ही इतना ही डिफरेंस है। तो अब मैं ये, तो मतलब ये इंस्टेंस एरिया है ना, ये डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस एरिया है, इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करना है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं इस इंस्टेंस एरिया में, जो ये इंस्टेंस एरिया है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि यार लाइन प्रिंट कर दो कोई, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो, तो मैं यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट कर सकता, ये एरर ही देता रहेगा। क्योंकि रन तो मुझे यहाँ से ही करना है, रन की तो यहीं पे आ रही है, और आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड ये करके एरर आती रहेगी। लाइन नंबर 6 24 कॉलम। तो मैं कोई भी बिजनेस लॉजिक आउटसाइड ऑफ वो मेथड नहीं लिख सकता। अब या तो मैं ब्लॉक के अंदर लिखूंगा ये जो पांच, क्या, ओके ठीक है। तो ये जो भी चार एलिमेंट्स है, वेरिएबल तो खाली वैल्यू स्टोर करेगा,
बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं, मेथड, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक और इंस्टेंस ब्लॉक, ये चारों नंबर ऑफ लाइन लिख सकते हैं अपने अंदर। इन सब के अंदर मैं डेटा लिख सकता हूँ कि भाई ये एग्जीक्यूट करना है, बट रेपिटेटिव खाली एक एग्जीक्यूट होगा वो है मेरा मेथड। तो बिजनेस लॉजिक अगर लिखना है तो मेथड के अंदर ही होगा, और कहीं कहीं पे भी हम बिजनेस लॉजिक नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे वो लिखा है, हेंस इनसाइड द क्लास डिक्लेयर द मेथड दैट मेथड राइट्स द लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। तो सीधा सीधा यही चलता है। फिर मेथड्स आर यूज टू राइट द बिजनेस लॉजिक ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस बात है, अगर एक ही आइटम है अपने पास जिसमें हम रेपिटेटिव काम कर सकते हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा। अब कोड कन्वेंशन में क्या कहता है, मेथड नेम स्टार्ट विद अ लोअर केस एंड एवरी इनर वर्ड स्टार्ट विद अपर केस। तो मिक्स केस या कैमल केस कुछ भी बोल देते हैं इसे। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर सिंगल है, सिंगल वर्ड है जो कल बताया था, तो अगर सिंगल वर्ड है तो पोस्ट, यहाँ पे सिंगल है तो एक ही रहेगा। कैरेक्टर, कैर जो कीवर्ड होता है हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल टाइप है, डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप जो है उसका कैर है ये। तो यहाँ पे कैर और एट दो इंग्लिश के वर्ड जोड़ के बनाया ना इसे हमने, तो जो सेकंड वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैप्स में कर देते हैं। यहाँ पे 3 है, टू अपर केस, तो 3 जोड़ के बनाए हैं, तो जो भी सेकंड और थर्ड मेरे वर्ड्स हैं उनका अपर केस कर दिया। ये 4 हैं तो टू इग्नोर केस बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। ये नोट तुम्हारे लिए वैसे ज़्यादा। फिर अब हमने 3 टाइप के देखे थे वेरिएबल्स, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक, है ना। लेकिन मेथड, अब लोकल वेरिएबल क्या थे बताओगे? हाँ, खाली मेथड नहीं, मतलब अभी जो बाकी एलिमेंट हम देखेंगे वो भी हो सकता है, जैसे कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स के अंदर भी हो सकता है। बट सही है, तुम सही कह रहे हो कि मेथड के अंदर होता है। तो अगर मेथड के अंदर वाली चीज़ लोकल होती है तो लोकल मेथड के लेवल पे तो होगी नहीं फिर। तो इसलिए खाली 2 टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक। और भी ये नाम से समझ आ रहा होगा, इंस्टेंस मतलब जो इंस्टेंस एरिया में, स्टैटिक मतलब जो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया में है ठीक है। तो अब मैं डिक्लेयर कैसे करूँगा मेथड्स को? अब वेरिएबल्स ख़त्म हो गया हमारा, मेथड्स में हम आ चुके हैं। अब मेथड में इंस्टेंस मेथड्स, एक मेथड का टाइप और दूसरा दूसरा होगा हमारा स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, दोनों मेथड हो गए हमारे। अब इंस्टेंस मेथड में अगर लिखें तो ए, अब ये कौन सा एरिया है अभी, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये कौन सा एरिया है अभी, जो ब्लू हाईलाइटेड है इंस्टेंस एरिया है, ठीक है, इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया। अभी जो इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया है इसमें मैं अगर कोई भी मेथड लिख दूँ, पब्लिक वॉइड m1, अभी देखेंगे ये पब्लिक वॉइड m1 ये सब क्या है तो ये कौन सा मेथड होगा ये फिलहाल, इंस्टेंस। लेकिन इसी के अंदर अगर मैं इसके m1 की जगह यहाँ पे पहले m2 कर दूँ और इसके आगे खाली स्टैटिक लगा दूँ, फिर अब कौन सा हो जाएगा ये स्टैटिक। तो सीधी सीधी बात है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई, ठीक है। अभी हम पहले जाते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये यहाँ पे ये पब्लिक क्या है, ये वॉइड क्या है, m1 क्या है, ये सब देख लेते हैं पहले। फिर डिक्लेयर एनी नंबर ऑफ इंस्टेंस एंड स्टैटिक, हाँ ठीक है। तो ये हम पे ये कह रहा है कि हम एक क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस पब्लिक क्लास है, इसके अंदर मैं कितने भी n नंबर ऑफ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो डाल सकता हूँ मेथड्स, मेरी मर्जी है। और बोथ, मैं स्टैटिक भी इनफाइनाइट डाल सकता हूँ, मैं इंस्टेंस भी इनफाइनाइट डाल सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं होती। लोग 22 हज़ार की भी एक क्लास लिख देते हैं, बहुत गलत आइटम है वो, बट कर देते हैं, अलाउड है फिर मेथड से क्या लिखा हुआ है इसमें कि ये इम्प्रूव कर देता है रीयूजेबिलिटी कोड की, वो ये तो एक लिखने के तरीके के ऊपर बात है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। whether it's a static method or instance method, the methods are used to provide business logic of the project, ठीक है। तो ये इंस्टेंस मेथड हो गया, तो इंस्टेंस मेथड के अंदर जो बॉडी होगी वो भी ऑब्वियसली इंस्टेंस एरिया के अंदर ही काउंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे याद है जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी कब मिलती है,
हाँ, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है जब मेमोरी मिलती है ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और मेमोरी डिलीट होती है ड्यूरिंग व्हेन ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो उस टेबल को पूरा याद रखना हो तो एकदम बाइबल की तरह रटी होनी चाहिए। तो अभी क्या है, तो सिमिलर अगर कोई इंस्टेंस एरिया है तो हमें पता है इंस्टेंस एरिया हमारा मैप्ड है ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर मुझे मेथड यूज़ करना है, याद है जब कल इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे थे तो हम रेफरेंस वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर यूज़ करके एक्सेस कर रहे थे, और जो स्टैटिक वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे थे वो हम दो तरीके से कर रहे थे, क्लास नेम के साथ भी कर सकते हैं और रेफरेंस वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन होता है कि आप क्लास नेम के साथ करो। तो सिमिलरली अगर आपको इंस्टेंस मेथड एक्सेस करना है तो आप रेफरेंस वेरिएबल के साथ ही करोगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। क्लास के अंदर इंटरनल तो आप कैसे भी कॉल कर सकते हो, क्लास के बाहर आपको अगर रेफरेंस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है तो डॉट ऑपरेटर ही है। सिमिलरली अगर स्टैटिक मेथड होगा तो कैसे एक्सेस करेंगे हम उसको, क्लास नेम के साथ डॉट ऑपरेटर, डिट्टो सेम एग्जैक्ट सेम जैसे हम वेरिएबल से करते हैं। इसलिए बेस क्लियर होना चाहिए, अगर बेस पक्का है तो ऊपर सेम वही आइटम चढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी अपनी सेट हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि यहाँ पे इंस्टेंस जो मेंबर्स होते हैं उनको मेमोरी मिलती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, हेंस हम एक्सेस कर सकते हैं उनको यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे एग्जांपल है टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और टेस्ट के अंदर हमने अगर m1 डाला हुआ है तो टी रेफरेंस वेरिएबल है ना ये हमारा, तो टी डॉट m1 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड जो है, स्टैटिक मेथड को कब मिलते हैं मेमोरी, डॉट क्लास फाइल जब लोड होती है, या वो क्लास फाइल लोड के टाइम पे, या क्लास लोडिंग टाइम पे भी कुछ भी बोल सकते हो। तो क्लास इसमें भी हाँ ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, फॉर स्टैटिक मेंबर्स मेमोरी एलोकेटेड ड्यूरिंग डॉट क्लास फाइल लोडिंग। और इसको कब मिलती है मेमोरी, तो ये रन होने से पहले ही मिलता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो छोड़ो, मतलब मेन लाइन स्टार्ट होने से पहले भी, मेन मेथड की, मेन मेथड को जब मेन थ्रेड ग्रुप मेन थ्रेड से कॉल करता है उससे भी पहले ये सब हो चुका होता है। वो हम बाद में देखेंगे थर्ड की क्लास में क्या है मेन थ्रेड ग्रुप, फिर मेन थ्रेड, फिर मेन मेथड तो तुमने देखा ही है क्या है मेन मेथड। मेन मेथड होता है जावा का एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर अगर मुझे एक को अगर करना है तो मुझे यहाँ पे PSVM लगाना पड़ेगा। तो PSVM जो होता है ये, इसमें ये मेन मेथड है, इसको जो रन करता है उस थ्रेड का नाम भी मेन ही होता है, और वो जो मेन थ्रेड है वो होता है मेन थ्रेड ग्रुप में। तो मेन थ्रेड ग्रुप के अंदर मेन थ्रेड होता है, मेन थ्रेड मेन मेथड कॉल करता है। ये सब काम कब होता है, जब मैं यहाँ से रन कॉल करता हूँ। तो अब इसको फिर एक्सेस कैसे करूँगा मैं, क्लास नेम के साथ टेस्ट डॉट m2 कर दिया मैंने सीधा सीधा कॉल। अब ये मैं टी डॉट m2 भी कर सकता था, लेकिन टेस्ट डॉट m2 ही बेटर वे है। अब देख लेते हैं इसमें वो क्या होता है, जो भी कली ब्रेसेस के अंदर है ना उसको हम बोलते हैं, उसको वहाँ पे लगते हैं बिजनेस लॉजिक। ठीक है, मेथड के अंदर वाला। इसके पीछे जो होता है वॉइड, ये जो वॉइड है ये होता है रिटर्न टाइप। ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं करेगा। इंट डाल दूंगा तो मतलब इंट रिटर्न करेगा, बुलियन डाल दूंगा मतलब बुलियन रिटर्न करेगा। m1 है मेथड का नाम, और मेथड का नाम ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अब मैं कॉल कैसे करूँगा, T.M1 M2 डिफरेंशिएटर होना चाहिए ना कोई मेरे पास, तो वही नाम है। तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि नाम सेम नहीं हो सकते और लोगों के ना साथ में, आपको अलग अलग नाम ले रखना पड़ेगा। उसमें भी एक कैच होता है, वो भी हम अभी देखेंगे। तो ये यूजली पूरी एक तरीका है मेथड सिंटैक्स, दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले लगती है मॉडिफायर लिस्ट। तो अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से कंपेयर करें इस मॉडिफायर लिस्ट को, तो ये जो पब्लिक और स्टैटिक है मॉडिफायर है। पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। स्टैटिक है कॉन्टेक्स्ट मॉडिफायर, ये तो हम देख ही रहे हैं कि एरिया कन्वर्ट कर देता है। इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया से स्टैटिक लगा दिया मैंने तो वो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मॉडिफायर हो गया। वॉइड क्या हो गया इसका, रिटर्न टाइप। इसका मतलब है ये वो कर देगा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा ये मेथड। मेन क्या है, इस मेथड का नाम, और इसके अंदर ये क्या है, स्ट्रिंग आर्क्स
ये स्ट्रिंग की एरे है जो आर्ग्यूमेंट्स आर्ग नाम से ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मॉडिफाई की ना लिस्ट हो सकती है यहाँ पे। अब मैं इसको बहुत सारे कर सकता हूँ, जैसे स्टैटिक है तो जैसे यहाँ पे फाइनल भी लिख दिया, तो ये लिस्ट है ना, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि जो मॉडिफाइड लिस्ट है वो एक दूसरे के साथ यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं जो एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं हो सकते, तो आप सब एक साथ नहीं लगा सकते। तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल ये तो वो है, मतलब ये वैलिड मॉडिफाइड लिस्ट है, तो आप एक साथ लगा सकते हो। अब रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, जो हमने पीछे देखा। मेथड नेम क्या था, मेन। पैरामीटर लिस्ट, अब यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट है क्योंकि मोर देन वन पैरामीटर भी हो सकते हैं। अभी तक जो हम ए बना रहे हैं इसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं डाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं इंट ए भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने अगर स्ट्रिंग ले लिया स्टूडेंट नेम और फिर इंट ले लिया रोल नंबर, तो ये दो पैरामीटर हो गए ना। तो पैरामीटर लिस्ट के अंदर ये मैंने दो पैरामीटर डाल दिए। अब ऐसे ही मैं इसको मल्टीपल और भी कर सकता हूँ, इसमें भी कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर हम डाल सकते हैं। फिर ये थ्रोज एक्सेप्शन जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे बहुत आगे जाके। तो इससे होता क्या है, इससे खाली ये हो मतलब अभी खाली एक लाइन बताता हूँ, शायद ऊपर से जाएगी वैसे मोस्टली। जब भी कोई एक्सेप्शन आता है, अब एक्सेप्शन क्या है, क्यों होता है, कैसे आता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। जब भी एक्सेप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैं थ्रोज करने से बोल देता हूँ मैं नहीं हैंडल कर रहा, जो मुझे कॉल कर रहा है उसको उसको बोलो, वो हैंडल करेगा। तो आप डेलीगेट कर देते हो, जो उसका जो आंसर होता है वो ये होता है कि थ्रोज कीवर्ड डेलीगेट्स द एक्सेप्शन हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉलर मेथड। तो ये हम बाद में देखेंगे, इसका अभी काम नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास में देखेंगे। बस ये पता होना चाहिए अभी से कि कुछ थ्रोज लगाते हैं हम मेथड के आगे भी, ठीक है। तो ये टोटल बन जाता है हमारा मॉडिफायर, मतलब मेथड सिंटैक्स। अब इसमें सब कुछ मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ से ये भी हटा दूँ, ठीक है, इससे भी काम चल गया, कोई एरर नहीं आ रही है। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक भी लगा रखा है तब भी कोई एरर नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, मॉडिफाई लिस्ट क्या है, ऑप्शनल। देखिए रिटर्न टाइप मैंडेटरी है, क्योंकि उसको उससे बिना काम नहीं चलेगा। आप अगर किसी मेथड को कॉल कर रहे हो, या तो आप कह रहे हो कि भाई वैल्यू चेंज करके आ जाओ, ऐसा ऑपरेशन कर दे जो कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, या वैल्यू चेंज करने के लिए तुम ऑब्जेक्ट भेजोगे, आपको हमें रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। बाकी बहुत मेथड होते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि यार बुकिंग कर लूँ, जैसे अगर मुझे पेमेंट करनी है तो मैं एक बूलियन मेथड बनाऊंगा जो रिटर्न टाइप से बूलियन होगा, और वो रिटर्न करेगा कि इस बंदे के बैंक में पैसे भी है नहीं है। अगर नहीं होंगे तो मैं काटने क्यों जाऊँ, बाद में एरर आएगी, इससे पहले मैं पता ही कर लूँ है नहीं है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास रिटर्न टाइप हमेशा होता ही होता है, मैंडेटरी आइटम है। मेथड का नाम, अगर मेथड का नाम ही नहीं डालोगे तो कॉल कैसे करूँगा मैं, तो मेथड का नाम होता है मैंडेटरी। फिर पैरामीटर लिस्ट मैंडेटरी नहीं होता, देख ही रहे हो यहाँ पे हम अभी तक जो मेथड बनाए हैं उसमें पैरामीटर साइनिंग का एम्प्टी है, और ये थ्रोज भी एम्प्टी है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको थ्रोज लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे थ्रोज भी मिला है। तो मैंडेटरी आइटम क्या क्या है, खाली दो। कौन कौन सी है वो, एक रिटर्न टाइप और एक मेथड नेम, ठीक है। ये दो आइटम ज़रूरी है, ये हो गया रिटर्न टाइप और ये मेथड नेम, ये दो आइटम ज़रूरी है, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है। बट तुम्हें ये पेरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये हमने देख लिया कि मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं। अब ये जो मेथड लिस्ट है वो एक एक करके हम देखते रहेंगे। रिटर्न टाइप जो है वो डेटा टाइप ही होता है, जो हमने प्रिमिटिव देखे हैं ना, हम रिटर्न प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, जो यूज़र डिफाइंड हम बनाएंगे हम वो भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। और मेथड नेम तो पता ही है क्या चीज़ है, नाम ही है खाली डिक्लेयर करने का। और पैरामीटर लिस्ट के अंदर भी फिर से वही चीज़ डालोगे तुम जो डेटा टाइप है अपने पे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा तो खरीद सकते हैं, या तो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट डाल दोगे या ये प्रिमिटिव डेटा टाइप डालोगे। और इवन यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप होता है वो भी कुछ नहीं होता, उसके अंदर भी तुम एक ग्रुप कर लेते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप को। क्योंकि अगर तुम स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने क्या डाला हुआ है, स्ट्रिंग डाला हुआ है नेम, इंट डाला हुआ है रोल नंबर, फिर स्ट्रिंग डाला हुआ है एड्रेस, फिर स्ट्रिंग डाला हुआ है पेरेंट्स नेम, फिर स्ट्रिंग डाला हुआ है कोई और एड्रेस। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ किया हुआ है ना तुमने, बस क्लब कर दिया, तो वही यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मेथड सिग्नेचर,
मेथड सिग्नेचर क्या होता है? मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, इसको कहते हैं मेथड सिग्नेचर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो क्या क्या हो गया? ये M1 और इसके आगे का डेटा। ठीक है, अगर ऊपर देखने जाए हम तो ये रहा मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट, इसको कहते हैं मेथड सिग्नेचर। तो अभी सीन क्या होता है, जो मैंने बोला था कि यार सेम मेथड नेम से नहीं होनी चाहिए वैल्यू, है ना, दो मेथड सेम नहीं होने चाहिए। तो जब हम कहते हैं दो मेथड जावा में सेम नहीं होने चाहिए, तो वो खाली नाम के ऊपर नहीं चलता, वो चलता है दो मेथड सिग्नेचर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, नाम दोनों का सेम चल जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे M1 इंट ए और M1 इंट ए इंट वी। तो इसमें क्या है, नाम सेम है दोनों का, है ना, पर सिग्नेचर सेम नहीं है। अब सिग्नेचर क्या होता है, एक बंदे का एक ही सिग्नेचर होता है, यूनिक। तो आप अलग अलग आप सेम नहीं रख सकते एक जगह पे। तो यहाँ पे से मैंने M1 बनाया है, वॉइड M1। अब मैं अगर इससे कॉपी करके दोबारा से वॉइड M1 कर दूँ तो यहाँ पे एरर आएगी। क्या बोल रहा है कि M1 इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, है ना, ये एरर में दिखा रहा है कि M1 इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। इसका मतलब अगर मैं M2 करूँगा तो चल जाएगा, M2 लेके नीचे गया है तो M3 चल गया, एरर चली गई। लेकिन बात ये M1 की नहीं थी, बात ये थी कि M1 का सिग्नेचर सेम है, और सिग्नेचर क्या होता है? मेथड नेम विद पैरामीटर लिस्ट। अगर मैं इसकी पैरामीटर लिस्ट चेंज कर दूँ तो अब एरर चला गया। तो मेथड नेम नहीं, इसमें मेथड सिग्नेचर चलता है, मेथड का सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। आप सेम मेथड सिग्नेचर के साथ काम नहीं कर सकते, दो मेथड नहीं क्रिएट कर सकते विद सेम सिग्नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टेंस मेथड ऑफ बाउंडेड ऑब्जेक्ट हेंस कॉल इंस्टेंस मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड बाउंड, ये ठीक है, ये तो हम देख ही लेंगे। इफ मेथड्स इट्स एक्सपेक्टिंग पैरामीटर्स, ओके ठीक है, यहाँ ये तो देख लेते हैं, नूर को ज़रूरत है इसकी ज़्यादा। तो ये तो इतना तो क्लियर है ना, ये स्टैटिक और ये कैसे हो गया। तो अब सीधा सीधा काम करते हैं, इसको रनर से यूज़ कर लेते हैं दोनों को। ए इक्वल्स टू न्यू ए, क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, पहला ए क्या है, क्लास, दूसरा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या है, न्यू कीवर्ड, ये क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है, मेमोरी उठा के लेके आएगा अपने लिए। फिर ये कंस्ट्रक्टर है, अभी बाद में पढ़ेंगे। अब मुझे M1 कॉल करना है, M1 के अंदर डाल भी देते हैं कुछ, तो यहाँ पे कर देते हैं ए का M1 मेथड। ठीक है, हमारे पूरे कोड में यही रहेगा सिग्नेचर, ए क्लास है हाइफन M1 मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे इससे कर देते हैं sysout AM2। तो अभी मैं ए का M1 अगर करूँगा कॉल, ऐसे कॉल करते हैं हम डॉट ऑपरेटर के साथ। अब फ्लो कहाँ जाता है, हमारा ए के अंदर जाएगा, पहले तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हीप मेमोरी में, और उसके बाद M1 मेथड जो है उसके अंदर फ्लो चल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये प्रिंट हो गया, यहाँ पे आ गया ए डॉट M1, फिर फ्लो हमारा यहाँ से वापस चल जाएगा इस लाइन पे, और फिर इस लाइन के बाद यहाँ पे फिर से एंड हो गया, 9th लाइन कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो मेथड ही एंड हो गया, ख़त्म। तो यहाँ पे ए डॉट M1 आ गया। तो ये मैंने कॉल कैसे किया, इंस्टेंस मेथड कॉल किया, इंस्टेंस मेथड कॉल यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। अब मैं ए डॉट M2 कॉल कर रहा हूँ, और ये कैसे कॉल कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक मेथड कॉल यूजिंग क्लास नेम। अभी ए डॉट M2 भी प्रिंट हो जाएगा, आ गया यहाँ पे, विजिबल है दोनों। ठीक है, अभी इसको मैं कॉल, इसकी इसकी जगह मैं ए डॉट M2 भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी हो जाएगा। अभी अब क्या होगा, दो बार प्रिंट हो जाएगा ए हाइफन M2। अगर देखोगे तो ए हाइफन M2, M1 एक बार कॉल हुआ है, M2 दो बार कॉल हुआ है। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो इंटेलिजेंट मना कर रहा है, ये कह रहा है भाई ऐसा है, ये स्टैटिक की वो है मेथड है, तो डायरेक्ट क्लास नेम के साथ यूज़ कर लो प्लीज़। तो हम इसको यहाँ पे कमेंट आउट करके छोड़ देंगे। ये कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए, गलत चीज़ है। बस ये कि कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब इतना हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे, इसको बेसिक्स में डाल देते हैं दोनों को। अब इसके अंदर
नया पैकेज बनाते हैं, मेथड कॉल्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक क्लास बना रहे हैं हम ये, ठीक है। पब्लिक अभी खाली एक्सेस मॉडिफायर के नाम पे पब्लिक ये समझ लो कि कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल फ्रॉम एवरीवेयर, तो पब्लिक वॉइड m1 कर देते हैं, या पब्लिक वॉइड ऐड, ओवर राइटिंग ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोड कर लेते हैं फिर। अभी पब्लिक वॉइड ऐड, ओवरलोड ऐसे पार्ट किसका होता है, कुछ आइडिया है? ओवरलोड, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, आइडिया है किस चीज़? बिल्कुल सही, पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होता है। तो पर अभी हम ओवरलोड ओवरराइड नहीं कर रहे, अभी हम वो बाद में करेंगे, वो एक साथ ही करेंगे सारा। तो ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं हम, तो यहीं पे कर लेते हैं। इसके लिए बनाना क्या है यहाँ पे अलग से मेथड। तो अभी यहाँ पे यार ये तो सामने दिख जाएगा, ये जो इंट m1 है, इंट ए भेज रहा हूँ मैं, इसको मैं t.m1 से कॉल कर रहा हूँ, तो ये वैलिड है। क्यों वैलिड है ये? क्योंकि इंटीजर मांगा था, इंटीजर है ना यहाँ पे, और इंटीजर ही दिया है। डिफ़ॉल्ट इंटीजर्स मानता है, डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप। अगर तुम न्यूमेरिक वैल्यू दोगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, तो जावा उसको इंटीजर मानेगा। तो यहाँ पे इंट है 10 भेजा, तो उसको इंटीजर मानता है जावा, तो इन्होंने इसको यहाँ पे दे दिया, तो ये कम्प्लीटली वैलिड है। दूसरे में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इंटीजर और इंटीजर, है ना, दिख रहा है ये। अगर इसके अंदर 10 और कैरेक्टर भेजूँ तो ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इंटीजर इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। मैंने तो 8 बाइट होल्ड करके रखी हुई है, तुम मेरे पास 4 और 2 भेज रहे हो, डजंट मेक सेंस। और डेटा टाइप अगर गलत है तो जावा कंपाइल ही नहीं होने देता, ये कंपाइल टाइम एरर्स आते हैं, तो यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। सिमिलर अभी मेरे पास कितने ये है पैरामीटर लिस्ट कितनी है, 3। ए इंटीजर है, दूसरी कैरेक्टर है, तीसरी क्या है, फ्लोट। तो मैंने यहाँ पे 10 भेजा। अब बताओ ये गलत क्यों है, ये वाली लाइन गलत क्यों है, हाईलाइटेड। नाइस, किसने बताई? ठीक है, तो यहाँ पे एफ नहीं है, नूर, ठीक है, समझ आ गया। डिफ़ॉल्ट की डिफ़ॉल्ट अगर डेसिमल है, डिफ़ॉल्ट अगर इंटीजर है तो इंटीजर डेटा टाइप लेता है, और अगर डेसिमल दिखता है तो वो उसको डबल की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पे अगर फ्लोट की जगह डबल होता तो ये सही काम करता, तो ये वैलिड होता। अभी इनवैलिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एफ़ नहीं है, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पे एफ़ लगा दिया, तो ये सेम एग्जांपल है ऊपर वाले की, बस नीचे एफ़ लगा दिया तो ये वैलिड हो गया। अभी बताओ ये 5 वाला इनवैलिड क्यों है, ये हाईलाइटेड, हाईलाइटेड ये इनवैलिड क्यों है? ये तो बहुत ईजी है। क्या? हाँ बिल्कुल सही। ये तीन तीन पैरामीटर मांग रहा है। इंट ए आपने दे दिया 10, कैरेक्टर आपने दे दिया सी, फ्लोट कौन देगा? इसको ऐसे इसको ऐसे सोचो कि आपको अगर पैसे बैंक से काटने हैं किसी के अकाउंट से, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है ना, उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल भी चाहिए, उसका सीवीवी नंबर भी चाहिए, और उसका एक्सपायरी डेट भी चाहिए, फिर ओटीपी भी चाहिए। तो 4 आइटम चाहिए ना आपको, तो 4 पैरामीटर हो जाएंगे ये। अगर 4 में से मैं 3 ही आइटम दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, इवेंचुअली वहाँ जाके वो फट ही जाएगा, क्योंकि बैंक ही मना कर देगा, भाई सीवीवी तो लाओ या ओटीपी तो दो, मैं तो नहीं कर रहा, हमारी पेमेंट नहीं होगी कंप्लीट। तो वो सेम आइटम होगी। तो यहाँ पे अगर ऐसे काम करोगे तो जावा क्या करता है, कोड कंपाइल ही नहीं होने देता, क्योंकि जावा को पता है ये जो अब मेथड लिखा है किसी ने भी, तो वो अगर उसके लिए 3 पैरामीटर मांग रहा है, तो वो अंदर उन 3 पैरामीटर का यूज़ करेगा, और अगर आप दे ही नहीं रहे हो तो वो ढंग से यूज़ ही नहीं हो पाएगा, तो लिखो ही मत। इसलिए वो क्या करता है, कंपाइल टाइम एरर दे देता है। या तो उसको यूज़ मत करो, या कर रहे हो तो आप पूरा उस मेथड के जितने भी सिग्नेचर के अंदर पैरामीटर्स डलें सबकी वैल्यूज़ दो, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर लोकल वेरिएबल्स, अच्छा हाँ, अरे यार ये तो यहाँ पे शिट यहीं पे आ गया।
ये बताओ ये ना ये क्या है, ये भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इंट ए और इंट सी एच। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं ये लोकल वेरिएबल नहीं है क्योंकि मेथड कॉल कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो ये इसके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ये भी हम बाद में देखेंगे, इसमें तो कुछ खास है नहीं वैसे। M1 टेस्ट को कॉल किया, ये जो तरीका है ना ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में ऐसा ही मिलता है। फिर आपको पहले ढूंढनी पड़ती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेथड स्टार्ट कहाँ से होता है, PSVM से, है ना, मेन मेथड से। तो आपको मेन मेथड ढूंढना पड़ेगा पहले। फिर आप देखोगे टेस्ट इक्वल्स न्यू टेस्ट, तो आप देखो अब टेस्ट क्लास कहाँ पे है, तो उसी क्लास के अंदर है, जो क्लास हम कॉल कर रहे हैं उसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो करेंगे ओके ठीक है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब test.t.m1 कॉल कर रहा हूँ मैं, इसमें 10 और a डाल रहा हूँ, तो क्या मेरे पास m1 मेथड है भाई, है। क्या वो मेथड 10 मतलब इंटीजर और कैरेक्टर लेता है, हाँ भाई इंटीजर कैरेक्टर लेता है। तो अभी तक अगर 4 ऑप्शन होते ना, उनमें से एक में कंपाइल टाइम एरर होता, तो अभी तक कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आया। फिर अब इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है और कुछ भी नहीं है, M1 इंस्टेंस मेथड कॉल्ड और ए यहाँ पे प्रिंट ही किया हुआ है दोनों वैल्यूज़ को, तो हो जाएगा। तो इसके पूरे एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं आने वाली, सब चल है। फिर हम जाएंगे टेस्ट डॉट M2 से, तो फिर देखना पड़ेगा अच्छा क्लास का नाम यूज़ है विद M2, मतलब ये स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए। और जो ये स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए M2, वो बुलियन और डबल लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे गए, स्टैटिक है वो मेथड M2, और ये क्या ले रहा है, बुलियन और डबल, है ना, तो ये भी सही है। और कहाँ गए हम, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा सही हो गया। तो यहाँ पे कोई भी, अब अगर इसमें मेरे पास 4 ऑप्शन होते, उसमें से एक होता कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर, तो अब मुझे इतना पता है दोनों को मैं नेगलेक्ट कर सकता था क्योंकि ये पूरा प्रॉपर फ्लो हो रहा है इसका। फिर बाकी जो 2 ऑप्शन है खाली वही बचे मेरे पास, उनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा। तो अब इसमें कॉल कॉल करने के बस तरीके लिखे हुए हैं और कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इससे आगे बढ़ने से पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होती है हमको वो देखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करने के लिए, वो आइटम है। और इंस्टेंस एरिया से स्टैटिक एरिया, याद है कल एक चीज़ बोली थी कि इंस्टेंस एरिया से हम स्टैटिक एरिया तो एक्सेस कर सकते हैं, बट स्टैटिक एरिया से इंस्टेंस एरिया एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ना यहाँ पे बनाते हैं, और क्लास ए। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ PS और नहीं मेन नहीं, तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड। अब यहाँ पे क्या करें, अगर एम्प्लॉय का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे अभी तो इतनी जल्दी चलो ले लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय का नाम होगा ना एक, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड। तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी इसको। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट आता है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप को तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाती है, हमको पता है। स्ट्रिंग क्या है हमारा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है ना। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं तो उनको, अभी मैंने एक और चीज़ बोली हुई है पहले कि हीप मेमोरी कोई से भी हो, नॉन हीप और हीप बस गार्बेज कलेक्टर का इशू डिफरेंस है। तो फिलहाल तो अभी जो मेरा नॉन हीप है या हीप है, फिर ये तो हीप में गया है ना, तो उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिलती ही मिलती हैं, खाली लोकल को नहीं मिलती। तो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, अब ऑब्जेक्ट में तो जावा नहीं बता सकता ना यार कि क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूँ, अब उसको तो पता है इंट क्या है फ्लोट क्या है। अब यूज़र डिफाइन मान लो कि KBC है कुछ ऑब्जेक्ट, अब उसको क्या पता KBC, जैसे स्टूडेंट और इसमें तो हम समझ सकते हैं ना, एम्प्लॉय के अंदर हमारा दिमाग इनग्रेंड है इन चीज़ों को समझने के लिए। अब तिम्बकतू है, अब तिम्बकतू क्या है भाई पता नहीं, एयरपोर्ट है, सिटी है, हमें तो नहीं पता। जैसे हमें नहीं पता तिम्बकतू क्या है, तो वैसे अब जावा को भी नहीं पता बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारे ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू बस एक ही देता है, नल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस केस में होगी नल, क्यों, ये ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही नल होती है। इतना ज़्यादा नहीं लिख रहा, वो नोट्स के अंदर वैसे ही पड़ा हुआ देख लेना। तो अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ पे कर दूँगा प्रिंट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम और नेम, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही
एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़। अब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास है खाली, ठीक है, घर नहीं बना, खाली कागज़ में है वो ब्लूप्रिंट। अब अगर जब घर बना ही नहीं है और मैं घर के कमरे को मैं घुसना चाह रहा हूँ, पॉसिबल है वो? रियल लाइफ में अगर ये घर ही नहीं बना है, खाली उसका ब्लूप्रिंट है और मैं चाह रहा हूँ कि यार उस कमरे के अंदर मैं बैठ जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं, कमरा ही नहीं है, मैं घुसूँगा कहाँ पे? तो सिमिलर विद दिस केस कि यार अभी तक तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है मैंने, तो मैं एम्बर मेथड को कॉल ही कहाँ से कर सकता हूँ? पहली चीज़, यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं मिली, इसका ये मेथड ये यूज़ कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता। अब एक चीज़ देखना, कभी भी जो हमारा मेथड है, मैंने एक चीज़ बोली है ना कि हमारे सारे जो बिजनेस लॉजिक है वो कहाँ पे लिखे जाएंगे? मेथड के अंदर। अब अगर मैं मेथड के अंदर लिख रहा हूँ, तो ऐसा कोई केस पॉसिबल है ये कभी कि मैं बिना किसी वेरिएबल के साथ कोई मेथड में काम करूँगा? ऐसा कोई केस कभी हो सकता है कि मैं बिना किसी वेरिएबल के साथ मेथड के अंदर काम करूँगा? प्रिंट, खाली प्रिंट करवा सकते हैं हम, उसके अलावा कुछ नहीं। लॉगिंग कहते हैं उसे प्रोडक्शन लेवल पे। तो वो तो एक एडिशनल फीचर है, हर बार मैं कुछ ना कुछ वैल्यू तो यूज़ करूँगा ही। अगर मैं ऑर्डर बुक कर रहा हूँ स्विगी के खाने का, तो जो ऑर्डर कर रहा है कस्टमर का नंबर, रेस्टोरेंट का नंबर, कस्टमर का नेम, रेस्टोरेंट का नेम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों के, डिलीवरी पार्टनर का, मतलब सारा, मतलब वेरिएबल के बिना काम होता ही नहीं है। तो मेथड के अंदर आप बिना वेरिएबल के काम नहीं करते, कोई सेंस नहीं बनाता, आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको मेथड के अंदर काम करना ही पड़ेगा, तो मतलब आप जो हमारा मेथड्स हैं वो बाउंड है विद वेरिएबल्स, है ना, कह सकते हैं ना इस चीज़ को। तो जो हमारे मेथड जो हैं वो बाउंड हो चुके हैं वेरिएबल्स के साथ। तो मैं अगर वेरिएबल को अपना खाली छोड़ दूँ मतलब मेरा जो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, अगर ये इनिशियलाइज नहीं है, मेरा इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हो रखा है, इससे कोई वैल्यू नहीं है, और मैं इंस्टेंस मेथड को अलाउ करता हूँ एग्जीक्यूट होना, तो क्या ये सेंस बनाएगा? जब मेरे वैल्यू को ही, मेरा जो डेटा पैरामीटर है, वेरिएबल है जो डेटा होल्ड कर रहा है, मतलब बिना डेटा के मैं उस डेटा पे ऑपरेट करना छोड़ दूँ, इसका दूसरा तरीके से अगर इसको फ्रेम करें तो ये क्वेश्चन है, कोई सेंस बनाएगा ये वाली बात कि जब मेरे पास हमेशा ही ये नल रहेगा, तो मैं अब इसमें प्रिंट कर रहा हूँ नल को, या मैं नल के एड्रेस में जाना चाहूँ तो नल का एड्रेस तो कुछ होगा ही नहीं। अगर ये एड्रेस होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी एड्रेस ले लो, एड्रेस का ऑब्जेक्ट होता, तो कब, अगर मैं एड्रेस के अंदर से नल, एड्रेस का ऑब्जेक्ट है तो नल पड़ा है मेरे पास, एड्रेस के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता था? एड्रेस के ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रीट होती, पिन कोड होता, और जो भी होता है बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, सब होता। तो वही ऑब्जेक्ट नल है, तो मैं उसके अंदर से जाके डेटा कैसे निकालूँ, स्ट्रीट या पिन कोड? तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, अगर मेरा इंस्टेंस वेरिएबल ही अगर इनिशलाइज नहीं है, तो इनिशलाइज क्या, डिक्लेयर्ड ही ढंग से, मतलब डिक्लेयर्ड तो है ही यहाँ पे, बट इसको मेमोरी नहीं मिली ना अभी तक। तो अगर मेरा इंस्टेंस वेरिएबल ही को अगर मेमोरी नहीं मिली है, तो मैं नीचे उस मेथड को क्यों अलाउ कर दूं जो उसका यूज़ करेगा? तो इसलिए जैसे इंस्टेंस, ये एम्प्लॉई को मैं बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, अगर मैं इसका रनर बनाऊँ अभी, तो PSVM, तो एम्प्लॉई के साथ डॉट करके मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें, मुझे एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई। अब जब ये रन होगा, जब एम्प्लॉई को, मेरा एक एम्प्लॉई को यहाँ पे स्ट्रिंग का डेटा एलोकेट हो गया हुआ, अब जाके मैं यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट प्रिंट एम्प्लॉय नेम कर सकता हूँ। अभी भी मैं रन करूँगा तो एम्प्लॉय नेम क्या आएगा? नल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेट नहीं किया हुआ है। तो अभी इसमें एम्प्लॉय नेम को यहाँ पे हम ऐसे ही अभी एक रैंडम नेम कर देते हैं, या क्या कर देते हैं इसको, नूर ही कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं रन करूँगा, इसमें क्या आएगा? नूर, वैल्यू आ गई इसकी। इससे हमें क्या पता चला कि भाई जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँगा, इंस्टेंस वेरिएबल को जब तक मैं वैल्यू एलोकेट नहीं करूँगा, जब तक मैं इंस्टेंस मेथड भी यूज़ नहीं कर सकता, जावा अलाउ ही नहीं करता। और क्यों नहीं करता अलाउ? उसका रीज़न ही हमने अभी देखा था कि जब मेथड बिना वेरिएबल के काम नहीं करेगा, इंस्टेंस जो मेथड है वो बिना इंस्टेंस वेरिएबल के काम नहीं करेगा। और अगर उसको इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए और आपने इंस्टेंस वेरिएबल को अभी तक मेमोरी एलोकेट नहीं करी है, तो कोई सेंस नहीं बनता इंस्टेंस मेथड को एग्जीक्यूशन करने देना। तो बिना ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल को कब मिलती है मेमोरी?
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और इसलिए जो मेथड है वो लिंक्ड है इंस्टेंस मेथड है, सॉरी इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस वेरिएबल से लिंक्ड है। तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के मैं इंस्टेंस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता। और ऑब्जेक्ट क्रिएट जब मैं करता हूँ तो मेरे पास एक रेफरेंस वेरिएबल आता है, तो मैं रेफरेंस वेरिएबल के साथ ही डॉट ऑपरेटर यूज़ करके ही इंस्टेंस मेथड को कॉल करता हूँ। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन स्टैटिक मेथड के साथ तो सीन अलग होता है ना। स्टैटिक कीवर्ड को तो प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग और यहाँ पे कंपनी नेम कर देता है, कंपनी नेम, ठीक है, TCS कर देता है फिलहाल। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट कंपनी नेम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कंपनी नेम, ठीक है। और इस मेथड को बना देते हैं स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल को मिल जाती है पहले ही मेमोरी क्लास लोड टाइम पे ही, और खाली स्टैटिक वेरिएबल को नहीं मिलती, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया को ही मिलती है। तो मतलब जो मेरा मेथड है वो भी उसको भी मेमोरी मिल जाती है किस टाइम पे, क्लास लोड टाइम पे ही। तो इसका मतलब एम्प्लॉय के साथ अगर मैं प्रिंट कंपनी करना चाहूँ तो ये सीधा सीधा चल जाएगा। इसका रीज़न क्या है, ये अलाउ क्यों करता है जावा, क्योंकि मेमोरी ही पहले मिल गई है इसे। अगर इस मेथड को, इस वेरिएबल को मेमोरी मिल गई है पहले, तो जो मेथड इस मेमोरी का यूज़ करेगा उसको भी अलाउ करना चाहिए ना मुझे, करना चाहिए ना। अगर मिल गई है मेमोरी, इसको रोका क्यों था इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस मेथड को क्यों रोका था, क्योंकि इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करेगा, और इंस्टेंस वेरिएबल ही अगर एक्सेसिबल नहीं है, उसको मेमोरी नहीं मिली, तो यूज़ कैसे करेगा इंस्टेंस मेथड। और इंस्टेंस वेरिएबल को कब मिलेगी मेमोरी, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो इंस्टेंस मेथड भी मैं जब यूज़ कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट के साथ ही, डॉट ऑपरेटर के साथ। अब इंस्टेंस जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वेरिएबल है, उसको मेमोरी पहले ही मिल जाती है ड्यूरिंग क्लास लोड टाइम, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। तो जो मेरा स्टैटिक मेथड है वो यूज़ करता है मेरा स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल ही अगर अलाउ, मतलब पहले ही अवेलेबल है मेरे पास, उसको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, वो इनिशलाइज्ड हो चुका है, नहीं हुआ है तो उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल चुकी होगी, तो उसको तो अलाउ कर देना चाहिए। तो वैसे ही जावा उसे अलाउ कर देता है। तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए मैं डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इतनी अगर चीज़ क्लियर है तो एक चीज़ बताओ, क्या मैं इंस्टेंस स्टैटिक एरिया से, ठीक है, स्टैटिक एरिया है ना ये वाला जो भी हाईलाइटेड है, मैं स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया से क्या मैं इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ अभी जो हमने जितनी बात करी है उसके लॉजिक के बेसिस पे बताओ। नोट तुम भी सोचो। अभी वेरिएबल क्लास की सारी चीज़ें चल रही हैं, ये वेरिएबल क्लास के ऊपर ही चल रहा है सारा। जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है वो इनिशलाइज नहीं हुआ होगा, तो मेरा इंस्टेंस मेथड भी यूज़ अलाउ नहीं करेगा एग्जीक्यूशन, क्योंकि इंस्टेंस मेथड मेरा इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करेगा। तो जावा अलाउ नहीं करता बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के इंस्टेंस मेथड भी यूज़ करना। बट स्टैटिक जो मेरा वेरिएबल है उसको मेमोरी मिल जाती है ड्यूरिंग क्लास लोड टाइम ही। तो जब मेरा वेरिएबल इनिशलाइज हो गया और मेरा मेथड भी स्टैटिक है, तो अलाउ करता है स्टैटिक मेथड इसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि स्टैटिक जो मेरा वेरिएबल है उसको पहले ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब मैं क्या स्टैटिक मेथड के अंदर से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ? अरे सीधा आंसर नहीं होना चाहिए ना स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल के चक्कर में ही तो इंस्टेंस मेथड नहीं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है। अब अगर बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के क्यों नहीं चल पा रहा है इंस्टेंस मेथड, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ है अभी तक, उसको वैल्यू नहीं मिली है, मेमोरी नहीं मिली है उसे। तो अगर इसको मेमोरी ना मिलने के चक्कर में मेरा इंस्टेंस मेथड रुका हुआ है, तो अगर मैं, और ये जो मेरा स्टैटिक मेथड है वो इसलिए ही चल रहा है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिल जाती है ड्यूरिंग क्लास लोड टाइम। तो अगर इसके अंदर, अब इसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, नेम जो मेरा वेरिएबल है इसकी एक्सेसिबिलिटी पूरी क्लास है। तो मैं अगर इसको इसके अंदर लिखना चाहूँ सिस आउट नेम, ठीक है, कंपनी नेम है ना,
नहीं, नेम है खाली, नेम, ठीक है। अब मैं लिखना चाहूँ नेम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन स्टैटिक फील्ड नेम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, आ रहा है लिखा हुआ। तो ये जो नॉन स्टैटिक फील्ड है, तो ये इंस्टेंस हो गया, इंस्टेंस फील्ड जो है नेम आपकी कैन नॉट बी रेफरेंस, मतलब कैन नॉट बी रेफरेंस मिल तो गया है उसे, बट आप रेफरेंस नहीं कर सकते इसको यहाँ से, क्योंकि फिर तो सेंस ही ख़राब हो गया ना। हमने साला ये दो अलग अलग आइटम करी है आपके लिए कि आप एक यूज़ कर सको डायरेक्टली, आपने वही चीज़ उसमें डाल दी। तो यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको तो मेमोरी पहले मिल जाती है, उसको नहीं मिलती। अब ये चीज़ बताओ, क्या मैं इंस्टेंस एरिया से स्टैटिक एरिया को एक्सेस कर सकता हूँ? क्यों? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर मैं, अभी ये जो मेरा वेरिएबल है इसकी रेंज क्या है स्टैटिक की, ये भी क्लोजेस्ट यहाँ तक है, तो मतलब इसकी विजिबिलिटी एरिया यहाँ तक है। तो अगर मैं सिस आउट करके यहाँ पे सीधा सीधा डाल दूँ कंपनी नेम, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्सेस। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो जब भी बनाया ना आपका, जब JVM अप आ गया, मतलब पहले क्लास लोड हुई है, पहले आपके थ्रेड्स बने हैं, पहले आपका कोड कंपाइल हुआ है, फिर आपके मल्टीपल थ्रेड स्टार्ट हुए हैं एग्जीक्यूट करना, फिर आपने सारा स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया को लोड किया, यही क्लास लोड टाइम जो हम बोलते हैं। तो उस टाइम पे ही, क्लास लोड टाइम पे ही इसको वैल्यू मिल गई और ये इनिशियलाइज भी हो गया। उसके बाद आपका थ्रेड ग्रुप बना, फिर आपका थ्रेड्स बने, फिर उसने मेन को कॉल किया, फिर मेन के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, फिर जब मेन को कॉल किया उसके बाद आप यहाँ पे आ रहे हो, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब तक आप इस लाइन में आके ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उससे तो बहुत पहले ही इस वेरिएबल को मेमोरी भी मिल गई, वो इनिशियलाइज भी हो गया। अभी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल, मतलब हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं डालते तो डिफ़ॉल्ट मिलती, इस स्ट्रिंग को नल मिलती डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो मतलब उसको मेमोरी मिल चुकी थी उस टाइम तक, जब तक ऑब्जेक्ट बनाए। तो इसलिए क्या होता है, इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया से अब स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया को एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया तो बाद में बनता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंडेटरी है उसके लिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सारी क्लास लोड होनी मैंडेटरी है, और अगर सारी क्लास लोड हो चुकी है मतलब सारे स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया की हर एक चीज़ को मेमोरी लोकेट हो चुकी है। समझ आ गई ये वाला डिफरेंस? ये फ्रेशर्स में बहुत ही वो रहता है, वो रटते फटते रहते हैं। ओके, वो बहुत रटते हैं कि यार ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, यहाँ से वो वहाँ पे जा सकता है, वहाँ से यहाँ आ सकता है, पर रटने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक समझ आ गया ना? क्यों नहीं कर सकते एक्सेस, कहाँ पे? खाली वेरिएबल्स का सीन है, इनिशियलाइज नहीं हुआ, मेमोरी नहीं दी, तो यूज़ कैसे कर ले? स्टैटिक हो जाते हैं पहले ही इनिशियलाइज, तो आप इंस्टेंस एरिया से स्टैटिक को कर सकते हो। बट इंस्टेंस एरिया, स्टैटिक एरिया से आप इंस्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक एरिया को तो आप डायरेक्टली कॉल कर दोगे, ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है मैंने अभी तक कोई, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह पे लिख सकता हूँ इंस्टेंस एरिया, इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया, ठीक है, कैन एक्सेस स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया, ठीक है, लेकिन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया नहीं कर सकता, ठीक है। एरिया कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया, ठीक है जी, इतना नाइस, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया से इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया नहीं एक्सेस हो सकता, इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया से स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया हो सकता है। सिंपल रीज़न है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं स्टैटिक वाले पहले ही क्लास लोड टाइम पे, और इंस्टेंस वाले नहीं होते, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे होते हैं। इस चक्कर में हम एक्सेस कर सकते हैं एक से और दूसरे से नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट टेस्ट पैरामीटर, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट टेस्ट पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे ये एम्प्लॉई है 1 2 3 के जगह हम एम्प्लॉय भी डाल सकते हैं, वाई का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ये तुम्हें तो शायद इशू नहीं होगा, नूर तुम्हें इशू होगा इसके ऊपर, ये वेट टाइम अपने आप ही सही हो जाएगा, ये भी देख लेंगे। तो फॉर जावा मेथड रिटर्न टाइप इज मैंडेटरी, ठीक है, ये तो वो देख रखा है हमने। रिटर्न टाइप नहीं डालोगे तो एरर आएगा। इनसाइड द क्लास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर 2 मेथड्स विद द सेम सिग्नेचर, ठीक है, ये भी हमने ऊपर ही देख लिया।
सिग्नेचर हमको अगर करेंगे तो ऑलरेडी डिफाइंड आएगा, ठीक है, ये भी हमने देख लिया है। डिक्लेरेशन क्लास इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड, अच्छा ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेस्टेड होता है, नेस्टेड चीज़ें होती हैं इसमें इंस्टेंस के अंदर, वैसे कर लेते हैं, इंस्टेंस के अंदर ही डाल देता हूँ यहाँ पे। नेस्टेड मेथड्स नॉट अलाउड इन जावा। नेस्टेड मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, PSVM एक के अंदर एक, जैसे ये मेथड है ना, यहाँ पे पैकेज ही बना देता हूँ उसको, नेस्टेड मेथड नॉट अलाउड, और इसके अंदर फिर इसको नॉर्मल नाम इसका चेंज करके रनरी कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ एक, तो PSVM अभी सॉरी नहीं पब्लिक वॉइड ए M1, तो ये एक मेथड है नॉर्मल, है ना। मैं इसे कॉल करता हूँ, ये मस्त चलता है। ये कौन सा मेथड था? इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना पड़ेगा। इंस्टेंस मेथड है ना ये। अब एक चीज़ देखो, ये इंस्टेंस मेथड कोई भी वेरिएबल के साथ काम नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसी एक्सेप्शन नहीं दी हुई है कि अगर आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर इंस्टेंस मेथड कोई इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ नहीं कर रहा है तब मैं अलाउ कर दूँ उसको डायरेक्टली एक्सेस होना, ये नहीं चलता। इंस्टेंस मेथड है तो भाई नहीं आप यूज़ कर सकते विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो सीधा सीधा चलता है। तो ये ए इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है, A.M1। तो अभी इसको रन करेंगे हम, मस्त चल रहा है क्योंकि हमने नॉर्मल मेथड बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि एक दूसरा मेथड बनाऊँ, पब्लिक वॉइड M2 सिस आउट, यहाँ पे भी A-M2 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से M2 को भी कॉल कर देते हैं। कैसे कॉल करेंगे? मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, तो A के साथ डॉट ऑपरेटर लगाएंगे M2, रन करेंगे तो A.M2 भी यहाँ पे प्रिंट, M1 ही लिखा है क्या इसके अंदर? हाँ M1 ही था, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा रन करते हैं, A.M2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ नेस्टेड करने का मतलब है कि मैं इसके अंदर फिर से लिख दूँ पब्लिक वॉइड M3, मेथड के अंदर मेथड, ड्रीम के अंदर ड्रीम, कोई मूवी थी मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या था उसका, तो मेथड के अंदर ये मेथड है, ये मैंने नेस्टेड कर दिया इसको, ठीक है। इसको मैं निकाल देता हूँ बाहर, इसको कर देते हैं नीचे बाहर, और इसको कर देते हैं A.M3, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेस्टेड मेथड्स, दिख रहा है? हमने एक मेथड के कर्ली ब्रेसेस के अंदर दूसरा मेथड डाल दिया उठा के, ठीक है। ये चीज़ नहीं है अलाउड जावा में। तो अब इसके साथ एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो सीधा सीधा एरर दे देगा, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अब दोबारा और 12.8 अगर इस लाइन पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया इस तरीके से आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ये गलत है। तो नेस्टेड मेथड जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते जावा में, बट नेस्टेड क्लासेस आर अलाउड, ठीक है। नेस्टेड मेथड्स आर नॉट अलाउड इन जावा। ग्रुप का नाम ही, मतलब इस पैकेज का नाम यही लिखा हुआ है ताकि देख के ही समझ आ जाए। सीन क्या होता है, नेस्टेड क्लासेस होती हैं, ठीक है। हम सारी नेस्टेड क्लासेस नहीं करने वाले, हम नेस्टेड क्लासेस में खाली एनोनिमस क्लास करेंगे थ्रेड्स पे। तो जब हम नेस्टेड क्लासेस करते हैं, नेस्टेड क्लासेस का मतलब क्या हो जाएगा? क्लास के अंदर क्लास, है ना। तो क्लास के अंदर क्लास डालना अलाउड होता है जावा के अंदर। जैसे यही क्लास है ना, ये बना के दिखा देता हूँ, क्लास B कर लेते हैं। तो क्लास B है, इसके अंदर मैं पब्लिक क्लास C कर दूँगा, कोई एरर नहीं है, ये स्क्रीन विजिबल है, हेलो, ठीक है। तो ये देख लिया ना, यहाँ पे नेस्टेड क्लास में कोई एरर नहीं आती, नेस्टेड क्लास चलता है जावा में, नेस्टेड मेथड्स नहीं चलता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही पूछ लेते हैं ओरली कि भाई नेस्टेड, क्योंकि अब सीन क्या होता है, नेस्टेड क्लास के बारे में बात होगी, फिर नेस्टेड मेथड पे चल जाते हैं, ट्रिक क्वेश्चन टाइप में ही पूछ लेते हैं कभी कभी, बट ये सीधा होता है नेस्टेड मेथड्स हमारे जावा में अलाउड नहीं है। फिर नाइस, ये अच्छे आइटम है। देखो अच्छा,
और नहीं नहीं नहीं, ये ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के टाइम पे करेंगे। तो इतना मेथड क्लियर हो गया ये अभी तक जितना हमने किया है? नूर, योगेश, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो अब अभी तक जो हमने देखा है, तो ये हमने देखा है बेसिस ऑफ मेथड, है ना? अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर पे नहीं जाएंगे। अब मेथड, अब तुम्हारे पास टाइम है अभी मेथड की, चलो थ्योरी कर लेंगे थोड़ी सी। अब इसके बाद मेथड के बाद हम यहाँ से कूद के जा रहे हैं सीधा ऊप्स के अंदर, ठीक है? और ऊप्स के अंदर भी हम सब चीज़ें नहीं कर देख रहे हैं, हम सीधा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जा रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से पहले इनहेरिटेंस चाहिए होती है, ठीक है? ठीक है, कोई नहीं। अभी ना तुम्हें टाइम मिल जाएगा अभी दोनों को, मतलब नूर तुमको ज़्यादा चाहिए वैसे। जैसे अभी जो मेथड्स है ना, मेथड्स में थोड़ा अच्छा हाथ कर लेना, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद वापस जाएंगे वहाँ पीछे। अब ऊप्स में भी इनहेरिटेंस देख लेंगे बस सीधा सीधा। ठीक है, तो अभी इनहेरिटेंस आज करें कल करें बताओ? इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म शुरू करना है फिर। हेलो, अच्छा, ठीक है। तो ये अभी मैं रुक जाओ, कोड पुश कर देता हूँ, पहले ये सेशन बंद कर देता हूँ, रिकॉर्ड होना।